नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहु ने बदला घर, अब बदलेंगे आपका जीवन, अब दिखेगा राहु का जलवा। जी हाँ, 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु ने राशि परिवर्तन किया और चांडाल दोष समाप्त हुआ तो राहु जन कष्टों से राहत तो धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई होगी आपको। लेकिन उस समय राहु अपना शुभ फल देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उस समय राहु का अंश बल 0 डिग्री था। लेकिन अब राहु ने 27 डिग्री की उस सीमा रेखा को पार कर लिया है जहाँ से राहु को बल प्राप्त होता है और राहु अपना शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में आ चुके हैं। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अशुभ और खराब राहु के कारण आपको जीवन में क्या क्या कष्ट मिले और अब राहु के देवगुरु जैसे शुभ ग्रह की राशि में गोचर करने पर आपको क्या क्या शुभ फल और लाभ मिलने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि राहु आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं और आप कैसे जानेंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं। देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं, मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो,
अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। राहु का गोचर चतुर्थ भाव में है, केंद्र के भाव में है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में है और राहु अब शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। शनिदेव का गोचर पराक्रम भाव में है और पराक्रम भाव में शनि भी बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करते हैं। पिछले 18 माह से राहु का गोचर पंचम भाव में था। मंगल की राशि शत्रु राशि में थे और 22 अप्रैल के बाद तो राहु गुरु का चांडाल दोष बन गया। तो राहु ने आपको बहुत ही अशुभ फल पंचम भाव से संबंधित प्रदान किए। दरअसल खराब राहु कौन सी अशुभ घटना कब घटित करा दें इसका आपको आभास ही नहीं होता। आप सोच भी नहीं पाते और वो घटना घटित हो जाती है। जो भी घटना, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ, अचानक इतनी तीव्रता से घटित होती है कि आप लंबे समय तक उससे उबर नहीं पाते। और यही किया होगा राहु ने आपके साथ पिछले 18 महीनों से। अब यहाँ पंचम भाव जो है ये संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लव रोमांस का होता है, लॉटरी शेयर सट्टे से लाभ का होता है। और यहाँ पर धनु राशि के वो जातक जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए थे, उनका पैसा डूब गया होगा, बहुत बड़ा नुकसान राहु ने दिया होगा। ऑनलाइन गेमिंग है, जुए से, सट्टे से, लॉटरी के चक्कर में आपको लाभ के स्थान पर नुकसान ही देखने को मिले होंगे। हालांकि लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी होगी, कभी लाभ भी हो गया होगा, लेकिन जितना लाभ हुआ होगा उससे चौगुना नुकसान आपका हुआ होगा। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है और लव लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कभी गलतफहमी पैदा हुई होगी, कभी बहुत अधिक आपको क्रोध आया होगा, दूरी बढ़ी होगी और कभी अचानक से एक दूसरे के प्रति बहुत
डीप अफेक्शन, बहुत गहरा लगाव भी आपने महसूस किया होगा। पंचम भाव संतान का होता है और संतान प्राप्ति में बाधा आई होगी। साथ ही साथ आपकी संतान आपसे दूर गई होगी किसी भी वजह से, चाहे वो उच्च शिक्षा के संबंध में, नौकरी के संबंध में या व्यापार व्यवसाय को लेकर के। पाचन तंत्र संबंधी रोगों ने भी आपको परेशान किया होगा, पिता को कष्ट हुआ होगा, छात्रों की शिक्षा बाधित हुई होगी और मन में भटकाव और भ्रम की स्थिति बनी होगी। अगर ऐसा हुआ हो आपके साथ तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब राहु पंचम भाव से हट चुके हैं और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर है और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो पंचम भाव के सभी शुभ फल तो आपको देंगे ही। देवगुरु चौथे भाव के भी स्वामी हैं, एक त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं केंद्र के भाव के स्वामी होकर के, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। और ऐसे में गुरु की कृपा से आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। संतान और शिक्षा से संबंधित शुभ समाचार भी आपको मिलेंगे। लॉटरी शेयर से आपको या शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से आपको जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की धीरे धीरे भरपाई होना शुरू हो जाएगी और अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लव रिलेशंस भी आपके सामान्य से बेहतर हो जाएंगे और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं बुध। और राहु का गोचर, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। राहु का गोचर 8 जुलाई तक बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में है, तो राहु अपना फल बुध के माध्यम से प्रदान करेंगे, यानी आपको सप्तम और दशम भाव के शुभ फल इस समय मिलेंगे। तो आपके विवाह का भी योग बनेगा और आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। संतान प्राप्ति में कोई बाधा आई थी वो समाप्त होगी। पिता को कोई कष्ट था वो भी समाप्त होगा। और छात्रों को चूँकि गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, तो इस समय आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। आपके संतान की, आपके पिता की भाग्योन्नति भी इस समय होगी। पंचम भाव में गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के नवम भाव भाग्य के भाव पर पड़ी और यहाँ पर सूर्य की राशि पर राहु की दृष्टि पड़ी, शत्रु राशि पर पड़ी। अब राहु तो वैसे ही खराब फल दे रहे थे, शत्रु राशि पर जब राहु की दृष्टि पड़ी तो भाग्य का साथ आपको नहीं मिला होगा। जीवन में निरंतर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी होगी, कभी लाभ तो कभी हानि। और ये जो लाभ या हानि हुई होगी वो एकदम से अचानक से आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा या फिर लाभ हुआ होगा। आप सोच नहीं पाए होंगे और घटना घटित हो गई होगी। पिता और बॉस से, सीनियर से आपके संबंध अचानक से खराब हुए होंगे। छोटी सी बात, छोटी सी घटना, उसको बहुत बड़ा तूल दे दिया होगा राहु ने। और इसके अलावा आप को राहु ने इतना ज़्यादा पीड़ित किया होगा कि आपकी रुचि धर्म कर्म से हट गई होगी। ईश्वर में आस्था और विश्वास आपका समाप्त हो गया होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो वो आपकी इच्छा भी अधूरी रह गई होगी। कमेंट करके बताइएगा। अब राहु की दृष्टि नवम भाव से हट चुकी है और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि, दिव्य दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। अब अपने मित्र सूर्य की राशि पर है, त्रिकोण के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और भाग्य के कारक हैं गुरु और भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो सबसे पहला कार्य तो यही होगा कि अब भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपके जो भी महत्वपूर्ण कार्य जो लंबे समय से रुके पड़े थे या अधूरे रह गए थे, अब वो कार्य पूरे होंगे।
जो काम बनते बनते बिगड़ गए थे अब वो बनना शुरू हो जाएंगे। आपके पिता को भी पिछले 1.5 वर्ष में तरह तरह के कष्ट झेलने पड़े होंगे। अब उन्हें भी उन कष्टों से राहत मिलेगी, उनकी भी भाग्योन्नति होगी। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे उनका विदेश जाने का सपना पूरा होगा, और अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते थे तो एडमिशन भी मिलेगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा। और राहु का अगर पूरा पूरा लाभ आपको लेना है, क्योंकि राहु 8 जुलाई तक तो बुध के नक्षत्र रेवती में गोचर करेंगे और 8 जुलाई के बाद शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे, और शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ लेना है तो पहली बात तो यह है, पिता और गुरु से संबंध बहुत अच्छे रखिएगा। दूसरा, किसी धार्मिक यात्रा पर जाइएगा। तीसरा, अगर हो सके तो एक बार गंगा स्नान जरूर कीजिएगा। और चौथा, अपने घर में किसी पूजा पाठ या मांगलिक आयोजन भी कराइएगा। पंचम भाव में गोचर करते हुए पिछले 18 मास से राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही थी। एकादश भाव आपकी इनकम का होता है, आपके लाभ का होता है, आपके सोशल सर्किल का होता है। 11वां भाव जितना मजबूत होता है, जितना अच्छा होता है, उतना ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन अशुभ राहु ने आपको कोई लाभ नहीं लेने दिया। आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती गई, सोशल सर्किल भी प्रभावित हुआ, आपके अपनों ने ही आपका साथ छोड़ दिया होगा। जो लोग जॉब में थे उनको उच्च अधिकारियों का सहयोग नहीं मिला, उच्च अधिकारियों से लाभ नहीं मिला। और अब चूंकि राहु की दृष्टि एकादश भाव से हट चुकी है, गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, तो गुरु धन के कारक हैं, आपकी इनकम बढ़ेगी। गुरु मान सम्मान के कारक हैं, आपकी सोशल प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गुरु संतान के विवाह के कारक हैं, संतान का विवाह का लाभ आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपसे दूर हो गए थे वो अब आपके करीब आएंगे, और आपको उच्च अधिकारियों से या गवर्नमेंट से जो लाभ मिलना था वो लाभ भी इस समय मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु की दृष्टि पड़ने से एकादश भाव मजबूत होगा, और जब एकादश भाव मजबूत होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। पंचम में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि, नवम दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न के भाव पर पड़ी। अब लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, लग्न भाव आपका स्वास्थ्य होता है, और यहाँ पर राहु की दृष्टि, अशुभ दृष्टि पड़ने से एक तो आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, दूसरे मानसिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। आपके मन में इस तरह की हताशा और निराशा भर गई होगी कि आप लगातार यही सोच रहे होंगे कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैंने लाख कोशिश कर ली लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अब मैं कुछ करने की स्थिति में ही नहीं रह गया। पूरी तरह से आपको डिप्रेस कर दिया होगा राहु ने, और हो सकता है कि आपको डिप्रेशन में आपकी नींद ना आना, और साथ ही साथ एडिक्शन, सिगरेट, शराब, नशे की लत लगना, और ये सब चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। तो बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो, कमेंट कीजिएगा। लेकिन अब लग्न भाव से राहु की दृष्टि हट चुकी है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है, धनु राशि पर, और गुरु की दृष्टि तो फिर अमृत होती है। सबसे पहला कार्य तो ये होगा कि आपके मन में जो नेगेटिविटी थी वो समाप्त होगी। चिंता, भय, डिप्रेशन, अनजाना भय, ये सब चीज़ें समाप्त होंगी। आपके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा,
गुरु ज्ञान के कारक हैं, आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत कर पाएंगे, आप सही फैसला ले पाएंगे। राहु के कारण जल्दबाजी में हो सकता है कि आपने कोई गलत फैसला लिया हो और उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ा हो, तो उस फैसले के सुधार का भी मौका अब आपको मिलेगा। सही दिशा में सही फैसला आप ले पाएंगे और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि राहु चौथे भाव में आपको क्या क्या फल प्रदान करेंगे। देखिए, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि चौथे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और राहु केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो ये तो तय बात है कि आपको आने वाले 18 माह में भूमि भवन प्रॉपर्टी और वाहन का लाभ तो मिलना ही मिलना है। देखिए, राहु की विशेषता ये है कि राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपके अंदर बहुत बड़ा लगाव पैदा करते हैं। लगाव के स्थान पर अगर ये कहें कि उस भाव से संबंधित चीज़ों में आपकी आसक्ति बढ़ जाती है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस समय आपके मन में लगातार यही बात चल रही होगी कि कैसे मैं अपना मकान बनाऊं, कैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, कैसे कोई प्लाट खरीदूं, कैसे कोई वाहन खरीदूं। इस तरह की चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी और राहु इस कार्य में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो पाना चाहते हैं वो पा करके ही दम लेते हैं, लेकिन लीगल है या इलीगल, पाने का तरीका नैतिक है या अनैतिक, इस चीज़ को राहु नहीं देखते। तो इस चीज़ को आपको देखना है। आप जो भी अपनी इच्छा है उसकी पूर्ति की दिशा में आगे बढ़िए, लेकिन लीगल वेज में नैतिक तरीकों से आप आगे बढ़ेंगे तो राहु आपको बहुत अच्छी सफलता तो देंगे ही, आपकी मनोकामना भी इस समय पूरी होगी। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके चेस्ट संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं, फेफड़ों संबंधी, कफ संबंधी, सांस संबंधी रोग जो हैं, इनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि राहु चौथे भाव में बैठे हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अचानक से आपको मातृभूमि छोड़नी पड़ेगी। अपने जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में आपको जाना पड़ेगा। ये होगा, आप नोट कर लीजिए। और अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर मातृभूमि यानी जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर रह करके आपका कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप विदेश जाते हैं, विदेश का मतलब किसी दूसरे शहर में, तो आपकी भाग्योन्नति निश्चित रूप से होगी। और दूसरी बात यह है कि भूमि भवन प्रॉपर्टी की आपकी इच्छा तो पूरी होगी ही होगी। आप देखिएगा 18 महीने में आप कुछ न कुछ करेंगे। राहु अष्टम भाव को देख रहे हैं, अब अष्टम भाव और दशम को भी देख रहे हैं। राहु विस्तार के कारक होते हैं, असीम विस्तार, कोई लिमिट नहीं होती विस्तार की, अनलिमिटेड एक्सपेंशन है राहु। लेकिन 8वें पर दृष्टि डाल रहे हैं। 8वां भाव परिवर्तन का भी होता है और 8वां भाव गुप्त धन का, गुप्त विद्याओं का, 8वां भाव सीक्रेसी का भी होता है। तो यहाँ पर आपको राहु गुप्त धन की प्राप्ति तो करा देंगे, लेकिन अगर आपने ससुराल पक्ष से संबंध खराब किए तो फिर राहु आपके लिए नुकसान भी दे सकते हैं। तो ससुराल पक्ष से आप पहली बात तो संबंध बहुत अच्छे रखिएगा, बना करके रखिएगा। और दूसरी, परिवर्तन होता है अष्टम भाव, तो परिवर्तन भी होगा। स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अचानक से कोई क्रॉनिक डिजीज़, खास करके कमर के नीचे का कोई रोग, उससे आप पीड़ित हो सकते हैं। तो उसके लिए आप राहु का उपाय भी करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब दशम भाव पे दृष्टि है तो कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। अचानक से आपके मन में कोई नई योजना, नई प्लानिंग जन्म लेगी और आप अपने कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और राहु इसमें आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन चूंकि अष्टम और दशम का संबंध बन रहा है और राहु सीक्रेसी के कारक हैं, तो देखिए, मैं बार बार यही कहता आया हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, इसे भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा।
राहु आपको अनलिमिटेड विस्तार, अनलिमिटेड एक्सपेंशन देंगे। और अगर आपके लिए राहु नेगेटिव फल ही दे रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया है, आप उसको देखिएगा उस वीडियो को और समझिएगा कि कैसे पता करें कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। तो अगर राहु अशुभ फल दे रहे हैं तो फिर आप राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।